हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम द बेस्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के इकाई 1 की प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों का हल करेंगे, लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ऑप्शन नंबर क है स्पेन, ख पुर्तगाल, ग इंग्लैंड और घ है अमेरिका। तो वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के, जिन्होंने क्या किया था? भारत की खोज किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। क भारत से, ख रोम से, ग अरबों से और घ चीन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अरबों से। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरब वासियों से सीखा था। किनसे सीखा था? अरब वासियों से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तमाशा अंतरीप, कौन सा अंतरीप? उत्तमाशा अंतरीप, जिसे अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है, यानी अफ्रीका महादेश के सबसे नीचे दक्षिण में ये क्या है? उत्तमाशा अंतरीप है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसका खोज ऑप्शन नंबर क है कोलंबस ने, ग मैगलेन ने, ख वास्को डी गामा ने और घ डियाज बार्थोलोमियो या बार्थोलोमियो डियाज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग डियाज बार्थोलोमियो। इसे बार्थोलोमियो डियाज भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? क है 1453, ख है 1492, ग 1498 और घ 1519। तो अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? क है 420, क है 1420, ख 1453, ग 1510 और घ है 1498। तो कुस्तुनतुनिया का पतन, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर जो है, जो पहले यूरोपवासी का अधिकार था, अब किसका अधिकार हो गया? तुर्कवासी का अधिकार हो गया, यानी कि तुर्कों का आधिपत्य हो गया। अर्थात कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ 1453 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? ऑप्शन नंबर क मैगलेन ने, ख कैप्टन कुक ने, ग वास्को डी गामा ने और घ मार्को पोलो ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मैगलेन ने 1516 ईस्वी में संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। मैगलेन ने कब लगाया था संपूर्ण विश्व का चक्कर? तो 1519 में। कब? 1519 ईस्वी में मैगलेन ने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। इसमें जो है आपका सही और गलत का जो है निशान लगाना है। क्या? सही और गलत का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो नहीं, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है, बल्कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तमाशा अंतरीप की खोज होने से
जो है भारत का खोज करना आसान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, तो नहीं, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की, तो नहीं, भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जेरूशलम वर्तमान इजराइल में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जेरूशलम जो है आधुनिक इजराइल यानी कि वर्तमान इजराइल में है। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो हाँ, लिस्बन जो था वो पुर्तगाल की राजधानी थी, और जहाँ पुर्तगाल लोग जो है विभिन्न देशों से जो है लोगों को लाते थे, यानी कि दास को लाते थे और यूरोपीय बाजार में बेचते थे, तो इस प्रकार लिस्बन जो था वो दास व्यापार का केंद्र था। 7वां नंबर प्रश्न है कि अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिगो ने ही नई दुनिया को अर्थात अमेरिका को विस्तार से खोजा और उन्हें एक अलग महाद्वीप बताया। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है एक वाक्य में देना है। कितने वाक्य में देना है, एक वाक्य में देना है। तो आपको हम दिखाते हैं, हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, आप इसे देखकर लिख सकते हैं। देखिए, ये है एक वाक्य वाले प्रश्नों का उत्तर। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, अगर आपके पास किताब नहीं होगा तो आप जो है पीछे से स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं और इसमें से देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन बोलकर आपको उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। किसने? अब्दुल मजीद ने। क्योंकि कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा जो है कहाँ पहुँचे थे, अफ्रीका के दक्षिणी तट पर जब उत्तमाशा अंतरीप पर पहुँचे थे, तो वहाँ उनका भेंट जो है वो भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से हो जाता है और अब्दुल मजीद उनको भारत के बारे में कुछ कुछ आइडिया बताते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया। न्यू फाउंडलैंड एक जगह है जो कि कनाडा में है। ठीक है। इसका पता जो है किसने लगाया, तो इसका पता जो है दो व्यक्तियों ने मिलकर लगाया था। पहला है सर जॉन और दूसरा है सेबास्टिन कैबोट ने। यहाँ पर जो है गलत उत्तर लिखा गया था, इसको हमने ठीक कर दिया है। पहला जो है सर जॉन और दूसरा सेबास्टिन कैबोट, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था, तो इसे कैरावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैरावल। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न में कहता है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तमाशा अंतरीप। कौन सा है? उत्तमाशा अंतरीप। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था, तो ये धर्म युद्ध जो हुआ था जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर। क्यों? जेरूशलम एक स्थल था जिस पर जो है दोनों चाहते थे कि हम अधिकार करें, तो वो चाहते थे कि हम अधिकार करें। इस प्रकार जो है इस जेरूशलम पर अधिकार को लेकर ईसाई एवं मुसलमानों में 11वीं-12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें मुसलमान जीत गए थे और ईसाई पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर
तुर्कों ने आधिपत्य जमाया। किसने? तुर्कों ने आधिपत्य जमाया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुर्तगाल में स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? पुर्तगाल में स्पेन जो है वो किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल में स्पेन जो है अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। इसे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ये है विश्व का मानचित्र, ठीक है। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि पुर्तगाल एवं स्पेन जो है किस महासागर के पास अवस्थित है। शायद मुझे पुर्तगाल में स्पेन बोला गया था, ठीक ना। इसमें जो है आप सही कर लीजिएगा कि पुर्तगाल एवं स्पेन जो देश है, यूरोपीय देश, ये किस महासागर के पास अवस्थित है। तो हम दिखाते हैं। देखिए ये है आपका पुर्तगाल, ये क्या है? पुर्तगाल। और ये है स्पेन। ये जो है आपका अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। किस महासागर के पास? अटलांटिक महासागर के पास। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न खत्म होता है और अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर जो है कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसे आप खुद लिखने का प्रयास करें। पहले अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने भौगोलिक खोज के बारे में विस्तार से पढ़ाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको इस भौगोलिक खोज के बारे में एक अच्छी समझ बन जाएगी और उसके बाद आप खुद प्रश्न का उत्तर लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। आप पहले खुद से कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पे समस्या आता है तो आप इसे देखकर मदद ले सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न और उसके उत्तर ये हमने खुद लिखा है, ठीक है। ये आप लोगों की सुविधा के लिए हमने लिख दिया है, जिससे कि आपको कहीं पर अगर समस्या आता है तो आप इससे जो है देखकर मदद ले सकते हैं, ना कि आप पूरे जो है इसी प्रकार से देखकर ना लिखें, ठीक है। आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो मध्यकाल में पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था, यानी कि बहुत ही कम था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान जो था वो लोगों को बहुत ही कम था, ठीक है। एवं अंधविश्वास से युक्त था। बहुत सारे अंधविश्वास थे लोगों के पास। जैसे कि मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी क्या है? चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय जो है बना रहता था। इसलिए इस काल को अंधकार युग कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इस काल में जो है हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यानी कि भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही योगदान था, ठीक है। जैसे कि पहले उतना उन्नत किस्म का जहाज नहीं था, जिससे कि है लोग इतनी गहराई युक्त समुद्र को पार कर सके। तो नई वैज्ञानिक खोज से, यानी कि नए वैज्ञानिक आविष्कार से, है ना, नई नई उपकरणों की खोज हुई, जिससे कि समुद्र में यात्रा करना क्या हुआ? समुद्र में यात्रा करना सुगम हुआ और लोग क्या कर पाए? लोग जो है समुद्र का यात्रा कर पाए एवं एक देश से दूसरे देश में समुद्री मार्ग के द्वारा जा पाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव डाले? देखिए नए नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यानी कि नए
भौगोलिक खोज से एक नया रास्ता मिला, जिससे कि क्या हुआ, कहीं भी किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होता था। इस प्रकार से जो है व्यापार में बहुत सारे बदलाव आए, है ना। जैसे कि यूरोपीय जो है समृद्ध होने लगे, यूरोपीय देशवासी जो है समृद्ध होने लगे एवं फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, जैसे हुंडी, ऋण पत्र, है ना। व्यापार स्थानीय स्वरूप से वैश्विक स्वरूप ले जो व्यापार पहले जो है बहुत कम ही दूरी तक होता था, यानी कि स्थानीय स्वरूप से क्या हुआ, वैश्विक स्वरूप लेने लगा, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक बड़ी मात्रा में जो है व्यापार होने लगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। देखिए इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी, जो पहले जो है बहुत सारा अंधविश्वास से युक्त समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई थी। वो क्या हुआ, भौगोलिक खोज होने के बाद ये भ्रांतियाँ जो है टूटने लगी, है ना। यह यूरोप में धर्म सुधार का कारण बना। बाद में चलकर जो है यूरोप में इसी के कारण जो है धर्म सुधार हुए। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। यह है 5वां एवं लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, जो कि है भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो देखिए, चूंकि भौगोलिक खोज से पहले तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इत्यादि देशों के बारे में लोगों को पता नहीं था एवं यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। इससे पहले जो है उनको सिर्फ एशिया और एशिया, थोड़ा बहुत अफ्रीका का ऊपरी हिस्सा एवं यूरोप के महादेश के बारे में पता था। ठीक है, उन्हें लगता था कि पृथ्वी पर जो है इतना ही महाद्वीप है, लेकिन इस खोज के बाद पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीपों का पता लगा। ठीक है, इस प्रकार मानचित्र में भी कुल 7 महाद्वीप दर्शाए जाने लगे। इस प्रकार से मानचित्र में जो है भौगोलिक खोज के बाद परिवर्तन हुआ। यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो भौगोलिक खोजों का तात्पर्य है किसी ऐसे भूभाग का पता लगाना जिसमें जनजीवन तो उपलब्ध थे, लेकिन बाकी दुनिया को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस घटना ने लोगों को पहली बार संसार के एक बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। उसके बाद कहता है कि एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार नए नए सामुद्रिक मार्गों का खोज हो जाने से जो पहले यात्रा करना कठिन था अब आसान हो गया, है ना। अब कहीं भी व्यापार के बदले कर नहीं देने पड़ते थे। परिणाम स्वरूप व्यापार बृहत पैमाने पर होने लगा और अधिक संख्या में लोगों का भी गमनागमन होने लगा, यानी कि अधिक संख्या में लोग जो है एक दूसरे देश में आने एवं जाने लगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखते हैं दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। क्या है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें, यानी कि भौगोलिक खोज जो हुए उसके क्या क्या कारण थे। तो इसमें देखिए, भौगोलिक खोजों के कई कारणों में से सर्वप्रमुख कारण कुस्तुनतुनिया का पतन था। क्या था, ऐसे तो भौगोलिक खोज के बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो कुस्तुनतुनिया का पतन है, क्योंकि इन व्यापारिक मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से यूरोपियों का व्यापार ठप सा हो गया, जिससे कि उनके आर्थिक स्थिति डगमगाने लगे। अतः वैकल्पिक उपायों को ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक हो गया था। ठीक, इसी बीच इस काल में नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। जैसे यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीख लिया था। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे
बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे, है ना। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। एस्ट्रोलोब एवं कैराबल का भी आविष्कार हो चुका था। एस्ट्रोलोब जो है अक्षांश जानने का उपकरण है, और कैराबल जो है एक प्रकार का जहाज था जो कि हल्के थे एवं तेज चाल से चलते थे, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार, कुस्तुनतुनिया का पतन एवं जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध से यूरोपियनों में जागरूकता आई, एवं इन्हीं सब के मदद से, है ना, भौगोलिक खोज संपन्न हुई। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं, यानी कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। इस युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। देखिए, आंसर में लिखा हुआ है कि भौगोलिक खोजों से पहले न केवल यूरोपीय, यानी कि यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे अंधविश्वास व भ्रांतियाँ फैली थी। जैसे पृथ्वी के बारे में लोगों का ज्ञान अत्यल्प था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। इस युग में लोगों को यह विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी क्या है, चपटी है, एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय जो है बना रहता था, इत्यादि। उसके बाद देखिए, इस युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने बहुत मदद की है। जब विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार हो गया, है ना, इनकी सहायता से यूरोपीय नाविकों ने विभिन्न देशों के समुद्री मार्गों का पता लगाया, एवं न केवल समुद्री मार्गों का पता लगाया, बल्कि नए नए महाद्वीपों के बारे में भी पता लगाया, है ना, जो कि इससे पहले लोगों को सिर्फ एशिया एवं यूरोप के बारे में ही पता था। अतः समुद्र में विलीन हो जाने, भटक जाने, इन सब का समाधान हो गया, और लोग जो है इन अंधविश्वासों से बाहर आ पाए। देखिए, हमने आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताने के बाद चौथा नंबर प्रश्न बताया, लेकिन तीसरा नंबर प्रश्न जो था वो छूट गया था, क्योंकि हमने इसका उत्तर नहीं लिखा था। इसमें कहता है कि नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें। किसे अंकित करने के लिए कहता है विश्व के मानचित्र पर? तो नए अन्वेषित, यानी कि नए खोजे जाने वाले भूभाग, जैसे कि अमेरिका, है ना, जिसमें दोनों अमेरिका आ जाएगा, आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका, है ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, इन देश सबको जो है अंकित कर देना है, ठीक है। भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। देखिए, इस खोज से पूर्व हम अगर कहाँ होते, यूरोप में होते, तो जिस प्रकार से व्यापार हो रहा था उससे ही करते। क्योंकि बात है कि कोई भी मनुष्य जहाँ पर रहता है, ठीक है, उसे जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही काम करता है। तो यदि हम उस समय वहाँ होते तो हम भी वैसा ही करते, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास जरूर करते। जैसे कि क्या किया गया, जैसे कि बाद में जो है भौगोलिक खोज किया गया, तो हम भी ऐसा ही कुछ अलग मार्ग ढूंढने का क्या करते, प्रयास करते, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है आपको खुद से लिखना है, जैसा कि हमने बता दिया है, ठीक है। और पांचवा नंबर और अंतिम प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? भौगोलिक खोज के परिणामों का वर्णन करना है। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला? तो देखिए, भौगोलिक खोज के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। भौगोलिक खोज के परिणाम न केवल तत्कालिक बल्कि दूरगामी भी हुए, यानी कि बाद में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है। इस इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार का एक बृहत भूखंड से परिचित कराया। जो लोगों को कुछ ही भूखंड से परिचित था, जैसे कि एशिया एवं यूरोप के बारे में ही परिचित था, वो अब क्या करा दिया, एक बृहत भूखंड, यानी कि लगभग विश्व के संपूर्ण महाद्वीप से क्या कराया, लोगों को जो है परिचित कराया, ठीक। और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने
को प्रोत्साहन मिला, बल्कि उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी यूरोपियनों द्वारा उपनिवेश बनाने में हुआ। देखिए, भौगोलिक खोज से कुछ अच्छे परिणाम भी हुए और कुछ बुरे परिणाम भी हुए। जैसे अच्छे में यह हुआ कि दुनिया को जो है पूरे महाद्वीप के बारे में पता नहीं था, तो अब क्या हो गया, पता हो गया। समुद्र में विलीन हो जाने का जो भय बना रहता था, पृथ्वी चपटी है कहा जाता था, और पृथ्वी के जो है अनंत में जाकर कहीं पर विलीन हो जाने का जो भय बना हुआ होता था, ठीक है, वो सब भ्रांतियाँ खत्म हुई। लेकिन इसका कुछ क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव भी हुआ। जैसे कि यूरोपियनों द्वारा विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाया गया और उससे बहुत शोषित किया गया। ठीक, देखिए उसके बाद कहता है कि दिन प्रतिदिन कौन समृद्ध होते गए, यूरोपियन जो है समृद्ध होते गए एवं इन्होंने विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाया और उसका खूब आर्थिक शोषण किया। इस प्रकार शोषण से उतावला होकर उपनिवेशवासी स्वाधीन होने के लिए, यानी कि अपने अधीन होने के लिए, हम किसी के अधीन में नहीं रहेंगे, इसके लिए जो है उपनिवेशवासी क्या किए, इनसे संघर्ष किए, यानी कि यूरोपियनों से संघर्ष किए। और अंततः एक ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि यूरोपियनों को सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ता है। इस प्रकार विश्व में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र का जन्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हो। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।